अध्याय 26 कांग्रेस शासन के 28 माह का शेष भाग। मोटे तौर पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों का रुख श्रमिक समर्थक था। इनका आधारभूत दृष्टिकोण ये था कि मजदूरों के हित की भी रक्षा हो और औद्योगिक शांति भी कायम रहे। हड़ताल पर जाने की जहां तक हो सके कम से कम नौबत आए। मालिक मजदूर समझौते के लिए समितियां बनाई गईं। हड़ताल पर जाने के पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की गई। श्रमिकों और मालिकों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए कांग्रेस के लोगों और मंत्रियों को मध्यस्थ बनाने की बात कही गई। इसी के साथ मजदूरों की हालत सुधारने और उनकी पगार बढ़ाने के प्रयास किए गए। इस बात ने भारतीय पूंजीपति वर्ग को चौंका दिया और इस वर्ग ने अपने को संगठित करने की जरूरत महसूस की ताकि ऐसे मामलों में जल्दबाजी न करने के लिए वो प्रांतीय सरकारों पर दबाव डाल सके। अपना कार्यभार संभालने के फौरन बाद बंबई के मंत्रिमंडल ने सूती कपड़ा जांच समिति नियुक्त की। इस समिति ने अन्य बातों के अलावा ये भी सिफारिश की कि मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। ये बढ़ी हुई रकम करोड़ों में थी। मिल मालिकों के विरोध के बावजूद इन सिफारिशों को लागू किया गया। नवंबर 1939 में सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री बीजी खेर का कहना था कि इस विधेयक का आधार वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग था। इस विधेयक में सीधी कार्रवाई की जगह सुलह समझौता, मध्यस्थता और आपसी विचार विमर्श पर जोर दिया गया था। इस विधेयक को इस तरह तैयार किया गया था कि मिलों और कारखानों में एकाएक हड़ताल और तालाबंदी न हो सके। इस विधेयक के जरिए सरकार को ये अधिकार मिला था कि किसी भी औद्योगिक विवाद को वो औद्योगिक विवाचन न्यायालय को भेज सकती है। 4 महीने की अंतरिम अवधि में न हड़ताल हो सकती थी और न तालाबंदी। इसी दौरान न्यायालय को अपना निर्णय देना होता था। कम्युनिस्टों और कांग्रेस समाजवादियों सहित वामपंथी कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया था। उनका मानना था कि इससे हड़ताल करने के अधिकार को सीमित किया गया है तथा ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को नया करके जटिल बना दिया गया है। इसके चलते मालिकों द्वारा प्रोत्साहित यूनियनों को बढ़ावा मिलेगा। मद्रास में भी सरकार द्वारा तैयार की गई समझौते और मध्यस्थता की प्रक्रिया से श्रम विवादों को आपसी विचार विमर्श से हल करने की नीति को सरकार ने बढ़ावा दिया। उस जमाने में संयुक्त प्रांत मजदूर अशांति का गढ़ का था। वहां के मजदूर जनता द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार का सक्रिय समर्थन चाहते थे। 1938 में एक जबरदस्त हड़ताल हुई। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सरकार ने एक श्रम जांच समिति नियुक्त की। जांच समिति ने जो सिफारिशें की थी उनमें मजदूरी बढ़ाने से संबंधित ये सिफारिश भी थी कि एक मजदूर का न्यूनतम वेतन 15 रुपए माहवार होना चाहिए। एक मध्यस्थता परिषद गठित की जानी चाहिए। सभी मिलों के लिए मजदूरों की भर्ती एक स्वतंत्र परिषद द्वारा की जानी चाहिए। महिला कामगारों को प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए और वामपंथियों की मजदूर यूनियनों को मालिकों द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन मालिकों ने इस समिति से सहयोग करने से मना कर दिया। उन लोगों ने रिपोर्ट को मानने से भी इनकार किया। अंततः सरकार की ओर से जबरदस्त दबाव डाला गया, जिसके कारण उन लोगों ने सहयोग तो किया ही, इसकी मुख्य सिफारिश को लागू भी किया। इसी प्रकार की एक अन्य जांच समिति राजेंद्र प्रसाद की ही अध्यक्षता में बिहार में 1938 में स्थापित की गई। इस समिति ने भी ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुदृढ़ करने, श्रमिकों की हालत सुधारने तथा हड़ताल की घोषणा के पहले अनिवार्य रूप से समझौता वार्ता चलाने और मध्यस्थता की सिफारिश की। कांग्रेस सरकारों ने समाज सुधार और समाज कल्याण के कुछ दूसरे उपायों का भी दायित्व अपने ऊपर लिया। विभिन्न राज्यों के कुछ चुने हुए इलाकों में नशाबंदी लागू की गई। अछूतों या हरिजनों, गांधी जी अछूतों को इसी नाम से पुकारते थे, के लिए कुछ उपाय किए गए, जिनमें उनको मंदिर में प्रवेश का अधिकार, बिना रोक टोक सरकारी कार्यालयों में जाने, कुओं तालाबों आदि से पानी लेने, जनता के धन से चलाई जाने वाली परिवहन सुविधाओं, अस्पताल, शिक्षा आदि का लाभ उठाने तथा होटलों और रेस्तराओं में प्रवेश पाने के लिए कानून बनाए गए। जिस प्रथा या चलन के कारण हरिजनों के नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगता था या उसमें बाधा आती थी, उसे कोई न्यायालय अथवा अधिकारी मान्यता नहीं दे सकता था। हरिजनों के लिए छात्रवृत्तियों और निःशुल्क शिक्षा की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई।
पुलिस तथा अन्य सरकारी सेवाओं में हरिजनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने प्राइमरी, तकनीकी और उच्च शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सफाई आदि की तरफ भी ध्यान दिया। बालिकाओं और हरिजनों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया गया। मंत्रिमंडलों ने विशेष रूप से बेसिक शिक्षा का श्री गणेश किया। इस शिक्षा में हाथ से काम करने पर खास जोर दिया गया। प्रौढ़ों के लिए सामूहिक साक्षरता अभियान चलाए गए। खादी के कपड़ों को हाथ से सूत काटने और ग्रामीण उद्योगों को आर्थिक मदद और समर्थन दिया गया। जेल सुधार की योजनाएं हाथ में ली गईं। कांग्रेस सरकारों ने देशी उद्योगों के विस्तार में रुकावट डालने वाली सारी बाधाओं को दूर किया और यदि वास्तव में देखा जाए तो कुछ आधुनिक उपक्रमों को बढ़ावा देने में सक्रिय सहयोग भी दिया, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। इसके माध्यम से कांग्रेस सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए। कांग्रेस की रणनीति का एक आधारभूत पक्ष ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक जनसंघर्ष का दौर जब शांत हो जाता था, तब भी सामूहिक राजनीतिक गतिविधियां और जनता को लामबंद करने का काम चलता रहता था, जो कि ये काम कानूनी ढांचे के भीतर ही किया जाता था। वास्तव में मंत्रिमंडल के पद स्वीकारने में ये भी उसकी रणनीति का एक हिस्सा था, जिसमें माना गया था कि सामूहिक राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन पदों का इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन, कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू ने 10 जुलाई 1937 को सभी कांग्रेस जनों को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि कांग्रेस जनों के लिए विधानमंडलों से बाहर संगठनात्मक और अन्य उनके कार्य मुख्य कर्तव्य हैं, क्योंकि इनके अभाव में विधानसभा की गतिविधियों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। साथ ही दोनों तरह की गतिविधियों के मध्य तालमेल होना चाहिए और हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, आम जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस विषय पर जनता से परामर्श भी किया जाना चाहिए। पहल आम लोगों की तरफ से की जानी चाहिए। एक सवाल ये भी था कि इस व्यापक राजनीतिक गतिविधि का रूप क्या हो तथा प्रशासन और विधानसभा के भीतर किए गए कार्यों को बाहर के राजनीतिक कार्यों से किस तरह जोड़ा जाए। इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को जन आंदोलनों के प्रति क्या रुख अख्तियार करना चाहिए, खासतौर पर उन आंदोलनों के प्रति जो मौजूदा कानूनी सीमा को तोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसके लिए पहले से न तो कोई ऐतिहासिक परंपरा मौजूद थी जिससे सीख ली जाती अथवा जिसका अनुकरण किया जाता। अलग अलग प्रांतों में इसके अलग उत्तर मिलते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि गहराई में जाकर इतिहासकारों ने इस विषय का अध्ययन भी नहीं किया है। केवल विशालाक्षी मेनन ने उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत का अध्ययन किया है। मेनन के अनुसार संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में विधानसभा की गतिविधियों और प्रशासनिक गतिविधियों तथा इनसे बाहर की राजनीतिक गतिविधियों में काफी अच्छा तालमेल था। काफी बड़े पैमाने पर जनता को संगठित किया गया था। जनता के इस संगठन के विभिन्न रूप थे। गांव में कांग्रेस समितियां स्थापित की गई थीं, कांग्रेस थाने बनाए गए थे और पंचायतें कायम की गई थीं, जो स्थानीय कांग्रेस समितियों के नेतृत्व में न्यायालय के रूप में काम करती थी। सामूहिक रूप से याचिकाएं तैयार कर अधिकारियों और मंत्रियों तक पहुंचाई जाती थी। जिला मुख्यालयों में शिकायतें सुनने के लिए समितियां गठित की गई थीं, ताकि वे स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनें और उन्हें विधायकों और मंत्रियों तक पहुंचाएं। सामूहिक साक्षरता अभियान आयोजित किए गए थे। जनता को मंत्रियों के कामों की जानकारी दी जाती थी। स्थानीय, जिला और प्रांतीय स्तर पर शिविरों और अधिवेशनों का आयोजन किया जाता था। अनेक प्रकार के दिवस और सप्ताह मनाए जाते थे। संसदीय कार्यों के अलावा जनता को संगठित करने में स्थानीय कांग्रेस समितियां, विधायक, प्रांतीय और अखिल भारतीय स्तर के नेता और यहां तक कि मंत्री स्तर के लोग भी लगे हुए थे। अधिक विस्तृत खोज से इस बात के प्रामाणिक होने की संभावना है कि सभी कांग्रेस सरकारें लोकप्रिय संगठनों, सरकार और प्रशासन के कार्यों में तालमेल कायम नहीं कर सकी थी, विशेष रूप से उस जगह जहां प्रांतीय सरकारों और कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी तत्वों का वर्चस्व था।
इन सब के बावजूद संयुक्त प्रांत में भी 1939 तक आते आते इन संगठनों का काम शिथिल पड़ने लगा। बहरहाल एक अन्य तरह की दुविधा उठ खड़ी हुई। विधानसभाओं के बाहर के राजनीतिक कार्य में सामूहिक जन प्रतिरोध का आयोजन शामिल था। कोई भी सरकार किस सीमा तक अपने ही खिलाफ विरोध और आंदोलन आयोजित कर सकती है? क्या यह संभव था कि जो राजनीतिक पार्टी सरकार चला रही हो वही जन आंदोलन का संचालन भी करे और शांति व्यवस्था भी कायम करे? और उस स्थिति में क्या होगा यदि विरोध प्रदर्शनों में कुछ का रूप उग्र हो जाए अथवा कानून की सीमा से बाहर चला जाए? क्या नागरिक की स्वतंत्रता का अतिवादी रूप संभव है? फिर आंदोलनकारियों के उस हिस्से का क्या होगा जो सरकार में है? सरकार चाहे उपनिवेशवादी हो अथवा राष्ट्रवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी या मध्यमार्गी, कानून और व्यवस्था उसका एक महत्वपूर्ण दायित्व है। वास्तव में ये सवाल मुख्य रूप से आधुनिक समाज में राज्य की भूमिका से जुड़ा है, वो चाहे पूंजीवादी राज्य हो अथवा समाजवादी। बहरहाल जनता के बीच कांग्रेस के प्रभाव या कहें कि राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ाने की रणनीति की एक बात इस चीज पर निर्भर करती थी कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दल देश की सरकार चलाने और उस पर शासन करने की क्षमता का प्रदर्शन किस रूप में करता है। इसके साथ याद रखने की बात यह भी है कि मौजूदा कानून का ढांचा उपनिवेशवादी था। जो राजनीतिक दल उपनिवेशवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध था, किस सीमा तक वो उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवा सकता था? इतना ही नहीं, ये भी तय था कि एक और लंबे समय से दबी पिसी जनता यथाशीघ्र अपनी मांगे मनवाने के लिए मंत्रिमंडलों पर दबाव डालने की कोशिश करेगी, खासतौर से उस स्थिति में जब वो कांग्रेस मंत्रिमंडलों को अपनत्व की नजर से देखती थी। लेकिन इसी के साथ ये भी सच था कि मांगों को पूरी करने की गति काफी धीमी थी, क्योंकि जिन वैधानिक तरीकों से उन्हें पूरा किया जाना था उन तरीकों में ही अवरोध और विलंब अंतर्निहित थे। जहां तक अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध कांग्रेस जनों का सवाल है, वे इस मुद्दे को इस तरह पेश करते थे जैसे इसका समाधान बहुत आसान हो। लेकिन इनके अलावा दूसरी रंगत वाले कांग्रेस जन भी तो थे, जैसे कम्युनिस्ट विचार के, समाजवादी, रायवादी, एमएन रॉय के विचारों के अनुयायी, क्रांतिकारी उग्रपंथी और गैर कांग्रेसी जन, जो अहिंसा के प्रति उसी तरह आस्थावान नहीं थे। उनका विचार था कि जो नागरिक स्वतंत्रता मिली हुई है उसका उपयोग जनता को अधिक उग्र अथवा हिंसात्मक आंदोलन की तरफ ले जाने के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार के उग्र आंदोलनों के जरिए उन लोगों ने अहिंसात्मक आंदोलन की अपर्याप्तता सिद्ध करने की भी कोशिश की। अहिंसात्मक आंदोलन को हम कांग्रेस की रणनीति और सुधारों की नीति भी कहते हैं। क्या शासन तथा विरोध प्रदर्शन के हिंसात्मक रूप को बर्दाश्त करना दोनों एक साथ चल सकते थे? इसके साथ ही एक और समस्या थी। कुछ कांग्रेस जन कांग्रेस मंत्रिमंडल को अपना ही मंत्रिमंडल मानकर आंदोलन करते थे। उनकी भूमिका लोकप्रिय आंदोलन चलाकर अप्रिय स्थितियों से बचते हुए कांग्रेस को सुदृढ़ बनाने की थी। वे ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होने देते थे जिसमें दंडात्मक कार्रवाई करने की नौबत आए। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो इन मंत्रिमंडलों द्वारा विश्वासघात करने और प्रतिज्ञा तोड़ने की कार्रवाई का जनता के समक्ष भंडाफोड़ करना चाहते थे, और ऐसा करके वे लोगों के सामने कांग्रेस के असली चरित्र को उद्घाटित करना चाहते थे। उनके विचार से कांग्रेस उच्च वर्ग का संगठन था, और जहां तक आम जनता और उसके आंदोलन का सवाल था, उस संदर्भ में इनका चरित्र साम्राज्यवादी शासकों से कतई अलग नहीं था। इसकी प्रतिक्रिया में बहुत से कांग्रेस जन अपने विरोधी आलोचकों और लड़ाकू तबके को अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने वाली शक्ति के रूप में देखते थे, और लोग जब अपनी भावनाओं को गुस्से के रूप में व्यक्त करते थे, उससे उत्पन्न स्थिति को ये लोग काबू से बाहर घोषित कर देते थे। इतना ही नहीं, सी राजगोपालाचारी और के.एम. मुंशी जैसे कांग्रेसी अपने अपने प्रांतों में राजनीतिक दमन के लिए राजसत्ता के इस्तेमाल में जरा भी संकोच नहीं करते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस असमंजस वाली स्थिति के सारे पहलुओं की इतिहासकारों ने अभी तक छानबीन नहीं की है।
इन सब बातों को तुलनात्मक खाके में रखकर आज शायद अधिक उपयोगी तरीके से विश्लेषित किया जा सकता था। आज 1947 के बाद शासक दल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों या क्रांतिकारी पार्टियों की कार्यपद्धति को और उस जमाने की कांग्रेस की कार्यपद्धति को आमने सामने रखकर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जिनका कुछ राज्यों में शासन है या जो शासक दलों के सहयोगियों के रूप में है, जैसा कि हम फ्रांस अथवा पुर्तगाल में देखते हैं, या शासकों के रूप में है, जैसा कि हम समाजवादी देशों में देखते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के गठन और नागरिक स्वतंत्रता मिलने के कारण लोगों की छिपी हुई ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ा। देश के कोने कोने में किसान सभाएं गठित की गईं, ट्रेड यूनियनों की गतिविधियां बढ़ीं और उनकी सदस्य संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। छात्रों और युवकों के आंदोलन दोबारा उठ खड़े हुए और फलने फूलने लगे। राज्यों में जन आंदोलनों को काफी बढ़ावा मिला। वामपंथी दलों ने अपनी ताकत कई गुनी कर ली, यद्यपि केंद्र सरकार की तरफ से इन पर पाबंदी लगी हुई थी। बंबई से कम्युनिस्टों ने अपना साप्ताहिक पत्र द नेशनल फ्रंट निकाला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने द कांग्रेस सोशलिस्ट नाम का अखबार निकाला और कई अन्य भारतीय भाषाओं में कुछ और पत्र प्रकाशित किए गए। यहां पर कीर्ति लहर का उल्लेख करना विशेष रूप से दिलचस्प होगा, जिसे पंजाब के कीर्ति कम्युनिस्टों ने संयुक्त प्रांत मेरठ शहर से निकाला, क्योंकि केंद्र शासित पंजाब से वे ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में बहुत से जन आंदोलनों का कांग्रेस सरकार के साथ टकराव अपरिहार्य था। हालांकि किसानों के आंदोलन प्रायः बड़े बड़े प्रदर्शनों तथा प्रभावशाली अभियानों की शक्ल में ही आयोजित किए जाते थे, लेकिन बिहार में किसान आंदोलन की वहां के मंत्रिमंडल से अक्सर जबरदस्त भिड़ंत हो जाया करती थी, खासतौर से तब जब किसान सभा किसानों को लगान न चुकाने या जमींदारों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए कहती थी। जमींदारों पर शारीरिक रूप से हमले की वारदातें भी हुई। इनमें छोटे बड़े और मझोले सभी श्रेणी के जमींदार शामिल थे। फसलें लूटने की वारदातें हुई। किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के जुझारू नारों को काफी प्रचारित किया। लगान लेंगे कैसे, डंडा हमारा जिंदाबाद और लाठी मेरी साथी। इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार की किसान सभा और वहां के कांग्रेस नेतृत्व के बीच दरार पड़ गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम के पारित होने के विरोध में बंबई में 7 नवंबर 1938 को 77 में से 17 कपड़ा मिलों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने मिलकर हड़ताल कराई। थोड़ी सी अव्यवस्था हुई और 2 मिलों में बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ कर्मियों को चोटें आईं। पुलिस ने गोली चलाई, इससे 70 लोग घायल हुए और 2 लोगों की जानें गईं। मद्रास सरकार ने और मद्रास की कांग्रेस ने भी हड़तालों के प्रति काफी कठोर नीति अपनाई। ये हड़तालें कभी कभी काफी उग्र रूप धारण कर लेती थी। कानपुर के मजदूरों ने तो कई बार हड़ताल की। कभी कभी उनकी हड़ताल का रूप हिंसात्मक भी हो गया था। यहां के हड़तालियों ने पुलिस पर हमला भी किया, लेकिन इन हड़तालों को कांग्रेस का समर्थन मिलता रहा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की समझ में नहीं आता था कि जहां पर उनकी अपनी ही जनता विरोध में खड़ी हो, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका अपनाने की कोशिश की, जो बिहार, उत्तर प्रदेश में और कुछ कुछ मद्रास में सफल हुई, लेकिन बंबई में इसको सफलता नहीं मिली। फिर भी सामान्यतया वामपंथी आलोचकों को संतुष्ट करने में वे असफल रहे। वे लोग अक्सर सभी जुझारू विरोध प्रदर्शनों और खासतौर से ट्रेड यूनियनों के संघर्ष को कानून और व्यवस्था की समस्या मानते थे। आंदोलनकारी मजदूरों के खिलाफ अक्सर वे धारा 144 का इस्तेमाल करते थे। इस धारा के अंतर्गत उन्होंने कानपुर में भी किसान नेताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार किया था। जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस मंत्रिमंडलों के व्यवहार से निजी तौर पर जवाहरलाल नेहरू भी नाखुश थे, लेकिन जनता में उनकी मुद्रा भिन्न थी। जनता के बीच उनका उत्तर होता था, हम अपने ही खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते। जनता के बीच अत्यंत वफादारी से उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडलों का समर्थन किया और क्षुद्र तथा चिढ़ाने वाली आलोचनाओं से उनको बचाने की कोशिश की।
कांग्रेस मंत्रिमंडलों के खिलाफ बढ़ते हुए आंदोलनों को रोकने के लिए सितंबर 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में कुछ कांग्रेस जनों के साथ उन सभी लोगों की भर्त्सना की गई थी जो नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर हिंसात्मक तरीके से हत्या, लूटपाट, वर्ग संघर्ष आदि की वकालत करते हुए पाए गए थे। प्रस्ताव में आगे कहा गया था, अपनी परंपरा के अनुसार लगातार कांग्रेस उन सभी कार्रवाइयों का समर्थन करेगी जो जान माल की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकारें करेंगी। जन आंदोलन के साथ कांग्रेस सरकारें जिन तरीकों से निपट रही थी, उनके प्रति वामपंथी लोगों का रुख काफी आलोचनात्मक था। वामपंथियों ने आरोप लगाया कि किसानों और मजदूरों के संगठनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कम्युनिस्टों द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों की आलोचना को संक्षेप में रजनी पाम दत्त ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के 2 साल के अनुभव ने साम्राज्यवादी प्रशासन के साथ उसके नेतृत्व के उलझने में अंतर्निहित खतरे की अत्यंत तीखे रूप में उजागर किया था। उस नेतृत्व के खतरे को जो पहले से समझौते के लिए इच्छुक था। नरम दलीय कांग्रेसी नेतृत्व का संगठन और मंत्रिमंडल पर वास्तविक नियंत्रण था। ये नेतृत्व व्यवहार में धीरे धीरे साम्राज्यवाद के साथ सहयोग बढ़ाता चला जा रहा था। उच्च वर्गीय भूस्वामियों और उद्योगपतियों के हित में इसके लोग अधिकाधिक खुले रूप में काम कर रहे थे और जन संघर्षों तथा जुझारूपन के विरुद्ध इनका बढ़ता हुआ शत्रुतापूर्ण रवैया बहुत साफ था। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का नया संकट उभरने लगा। गांधी जी भी सोचते थे कि मंत्रिमंडल बनाने की नीति संकट की ओर ले जा रही है, लेकिन उनकी दृष्टि इस मसले पर कम्युनिस्टों से भिन्न थी। पहली बात यह थी कि गांधी जी ने जुझारू आंदोलन का विरोध किया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आंदोलनों का परोक्ष या अपरोक्ष उग्र रूप अहिंसा पर आधारित आंदोलन की उनकी आधारभूत रणनीति के लिए खतरा था। जैसा कि पहले इशारा किया गया है, कांग्रेस जनों के पदभार ग्रहण करने के शुरू में ही बिना पुलिस और सेना के शासन चलाने की उन्होंने सलाह दी थी। आगे चलकर उन्होंने इस प्रकार के तर्क पेश करने शुरू किए कि उग्र भाषण अथवा लेखन नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की परिधि में नहीं आते, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए किए गए हिंसात्मक आंदोलनों तथा उनके जुझारू होने का रोना रोने और उनके विरुद्ध मौजूदा कानून व्यवस्था के उपयोग को न्यायोचित ठहराने के बाद भी जन आंदोलनों से निपटने के लिए उपनिवेशवादी कानूनों और पालन कराने वाले संगठनों के बार बार इस्तेमाल का गांधी जी ने विरोध किया। वे चाहते थे कि आम जनता पर भरोसा करके उसको हिंसा के विरुद्ध शिक्षित किया जाए। उदाहरण स्वरूप मद्रास सरकार के आपराधिक कानून संशोधन विधेयक का उन्होंने विरोध किया। उसकी उन धाराओं का उन्होंने विशेष रूप से विरोध किया जो आपत्तिजनक थी। जहां एक तरफ वे वामपंथियों द्वारा वर्ग संघर्ष के लिए जनता को उकसाने की नीति के आलोचक थे, वहीं वामपंथ और दक्षिणपंथ के टकराव को लगातार कम करने की वे कोशिश करते रहे। कांग्रेस के नियमों की सीमाओं में रहकर समाजवादियों और कम्युनिस्टों द्वारा अपने सिद्धांत के प्रचार और उस पर अमल की छूट का उन्होंने हमेशा समर्थन किया। गांधी जी को साफ दिखाई दे रहा था कि इसके कारण कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका अपना जनाधार, खासतौर से किसानों और मजदूरों के बीच, कमजोर होगा, क्योंकि इन दोनों तबकों के आंदोलनों से निपटने के लिए कांग्रेसी सरकारें बार बार कानून तथा व्यवस्था के हथियारों का उपयोग कर रही हैं। उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ कानून की परिधि से बाहर जाकर अगले चरण का जन आंदोलन चलाने में इससे काफी मुश्किलें पैदा होंगी। इस तरह इस परिस्थिति के भीतर छिपी दुविधा को गांधी जी ने पहचाना था और 1938-39 के मध्य इस समस्या पर विचार करते हुए हरिजन में कई लेख लिखे थे। अनेक कारणों में से ये एक मुख्य कारण था कि कांग्रेस के सत्ता में बने रहने से पड़ने वाले प्रभावों को उन्होंने शंका की दृष्टि से देखा था। दिसंबर 1938 में उन्होंने लिखा था कि यदि कांग्रेस मंत्रिमंडलों को लगता है कि बिना पुलिस और फौज के वे राज नहीं चला सकते, तो अहिंसा के लिहाज से ये एकदम स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस को सत्ता से अलग हो जाना चाहिए और पवित्रता की तलाश में जंगलों में चले जाना चाहिए।
कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की गंभीर कमजोरियां उभर कर सामने आईं। सैद्धांतिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर लोगों के बीच आपसी गुटबाजी और झगड़ा बहुत अधिक था। इसका एक अच्छा उदाहरण ये था कि विधानसभा में कांग्रेस विधान मंत्रिमंडल के लोगों के बीच मध्य भारत में गड़बड़ियां इतनी अधिक थीं कि इन गड़बड़ियों के कारण डॉक्टर एन.बी. खरे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस में नकली सदस्य बनाने की प्रथा का चलन प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। व्यक्तिगत लाभ के पदों के लिए और नौकरियों के लिए आपस में छीना झपटी चलने लगी। कांग्रेस जनों के बीच सर्वत्र अनुशासनहीनता के दर्शन होने लगे। कांग्रेस सदस्यों के रूप में विभिन्न स्तरों पर अवसरवादी और स्वार्थी लोग भर्ती होने लगे, क्योंकि कांग्रेस सभी के लिए एक खुला मंच था। इसमें कोई भी शामिल हो सकता था। बहुत से कांग्रेस जन तो सत्ता के लोभ में जातिवाद को प्रश्रय देने लगे थे। गांधी जी को तो ऐसा लगने लगा था कि हम लोग अंदर से कमजोर होने लगे हैं। पदों के दुरुपयोग तथा कांग्रेस जनों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधी जी हरिजन में लगातार प्रहार करने लगे। मैं समूची कांग्रेस पार्टी का दाह संस्कार कर देना अच्छा समझता हूं, बजाय इसके कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करना पड़े। गांधी सेवा संघ के कार्यकर्ताओं से मई 1939 में ये बात उन्होंने कही थी। इसके पूर्व नवंबर 1938 में गांधी जी ने हरिजन में लिखा था, यदि कांग्रेस से अवैध और अनियमित तत्वों की सफाई नहीं होती तो आज जो इसकी शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, और जब देश को वास्तविक संघर्ष का सामना करना होगा तब कांग्रेस लोगों की आशाओं को पूरा नहीं कर सकेगी। वास्तव में गांधी जी समझते थे कि जिस दौर में जन संघर्ष न चल रहा हो उस दौर में आंदोलन का ढीला पड़ना तथा कार्यकर्ताओं में नैतिकता के अभाव जैसी कमजोरियों का होना स्वाभाविक और अनिवार्य था। इसलिए उन्होंने सत्ता छोड़ने और सत्याग्रह के अलग चरण की तैयारी की सलाह दी थी। कुछ समय से जवाहरलाल नेहरू भी यही महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों की रचनात्मक भूमिका चुक गई है। उन्होंने 28 अप्रैल 1938 को गांधी जी को लिखा था, मैं शिद्दत से महसूस कर रहा हूं कि कांग्रेस मंत्रिमंडल बहुत अक्षम तरीके से काम कर रहे हैं और जितना वे कर सकते थे उतना भी नहीं कर रहे हैं। जरूरत से कुछ ज्यादा ही वे अपने को व्यवस्था के हिसाब से ढाल रहे हैं और इसको न्यायोचित ठहराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ये सब भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इन सब से ज्यादा खराब बात यह है कि अत्यंत कठोर तपस्या करके जनता के मन में हमने जो ऊंची जगह बनाई थी, हमारा वो आधार भी खिसक रहा है। हम एकदम सामान्य राजनीतिकों की स्थिति में गिरते चले जा रहे हैं। ऐसे राजनीतिकों की जिनके काम का चरित्र रोजमर्रा के अवसरवाद से निर्धारित होता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर अच्छी साख वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में पार्टी के अंदरूनी झगड़ों का फितूर है। वे इस व्यक्ति या गुट को कुचलने की सोचने में व्यस्त रहते हैं। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते त्यागपत्र दे दिया, लेकिन गांधी जी ने इस त्यागपत्र का स्वागत दूसरी वजह से किया। इससे कांग्रेस में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार की सफाई करने में मदद मिलेगी। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1939 को सी राजगोपालाचारी को लिखा, मेरा दिमाग इस मुद्दे पर बहुत साफ है कि जो कुछ हुआ है वो हमारे उद्देश्य के लिए अच्छा है। मुझे पता है कि ये दवा काफी कड़वी है, लेकिन इसकी जरूरत थी। शरीर से जितने परजीवी हैं उन सबको ये बाहर निकाल फेंकेंगी। हम गलत काम करने के लिए मजबूर किए गए हैं, अब हम उनसे बच सकेंगे। इन इस्तीफों का एक अन्य सकारात्मक नतीजा सामने आया। कांग्रेस के भीतर के वामपंथी और दक्षिणपंथी एक दूसरे के नजदीक आए। युद्ध में भाग लेने के सवाल पर एक आम नीति को अपनाना इसकी खास वजह थी। कुल मिलाकर कांग्रेस मंत्रिमंडलों का विधायी और प्रशासनिक लेखाजोखा रूप से सकारात्मक था। जैसा कि आर कोपलैंड ने 1944 में टिप्पणी करते हुए कहा था, इस पुरानी धारणा की पुष्टि हो गई कि भारत के सामाजिक पिछड़ेपन पर मूलगामी प्रहार के लिए स्वशासन की जरूरत है। यद्यपि नेहरू कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सख्त आलोचक थे, उन्होंने भी 1944 में लिखा था, पीछे मुड़कर देखने पर उनकी 2.25 साल की अवधि की उपलब्धियों पर आश्चर्य होता है।
इसके बावजूद कि वे अनगिनत परेशानियों से घिरे हुए थे। गो कि वामपंथियों का रुख काफी आलोचनात्मक था, लेकिन भावी परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखकर विचार किया जाए तो जिन बातों को उनको उम्मीद थी, वे उम्मीदें भी काफी हद तक पूरी हुईं। 1936 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 6वीं कांग्रेस में उपनिवेशवादी देशों में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी अपनी रिपोर्ट में भारत पर की गई टिप्पणी वाले हिस्से में वांग मिंग ने लिखा था, गत वर्ष दिसंबर में कांग्रेस दल के साथ उपनिवेशवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा कायम करने की कोशिश में हमारे भारतीय साथियों ने इस प्रकार की मांगें पेश की। भारतीय किसानों और मजदूरों की सोवियत गणतंत्र की स्थापना, बिना मुआवजा अदा किए जमींदारों की सारी जमीन जब्त करना, एकमात्र कार्रवाई के रूप में आम हड़ताल आदि। हमारे भारतीय साथियों की ओर से इस प्रकार की मांगे रखना इस बात की अच्छी मिसाल है कि उपनिवेशवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे के दांव पेंच कैसे नहीं चलाए जाने चाहिए। निकट भविष्य में संघर्ष के इस कार्यक्रम में लगभग इतनी मांगों को शामिल करना होगा: 1. गुलामी वाले संविधान का विरोध। 2. सभी राजनीतिक बंदियों की फौरन रिहाई। 3. सभी असामान्य कानूनों की समाप्ति। 4. वेतन में कमी, काम के बढ़े हुए घंटों तथा मजदूरों को हटाने का विरोध। 5. भारी भरकम करों, भूमि का ऊंचा लगान न देने पर किसानों की जमीन जब्त करने और बेगार करने का विरोध। और 6. लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की लड़ाई। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इन मांग पत्रों को कमोबेश समग्रता में पूरा किया। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटना कांग्रेस मंत्रिमंडलों की महान उपलब्धियों में से एक था। उन्होंने जिलाधीशों तथा पुलिस अधिकारियों से सांप्रदायिक दंगों के समय सख्ती से निपटने के लिए कहा। कांग्रेस नेतृत्व ने संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की साम्राज्यवादियों की मंशा को विफल कर दिया। इसके विपरीत उन लोगों ने दिखा दिया कि बिना अपनी पहचान खोए अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी संवैधानिक ढांचे का किसी आंदोलन में कैसे उपयोग किया जा सकता है, खास तौर से उस आंदोलन में जिसका उद्देश्य राजसत्ता पर कब्जा करना हो। कुछ कमजोरियों के बावजूद सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सशक्त रूप में सामने आई। ऐसा भी नहीं हुआ कि रोजमर्रा के प्रशासनिक झंझटों में उलझे रहने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन अपने मुख्य लक्ष्य यानी स्वायत्त शासन की मांग के रास्ते से भटक गया हो। राष्ट्रीयता का प्रभाव क्षेत्र और राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकारी पदों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया और इस तरह भविष्य में बड़े पैमाने पर संघर्ष चलाने के लिए आंदोलन को ताकत मिली। इस आंदोलन का असर नौकरशाही पर भी पड़ा, खासतौर से निचले स्तर पर, और ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभों में से महत्वपूर्ण स्तंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS के अधिकारियों का मनोबल टूट चुका था। प्रशासनिक सेवा के बहुत से अधिकारियों को विश्वास हो चला था कि भारत से ब्रिटिश लोगों की विदाई महज अब चंद दिनों की बात रह गई है। बाद के दिनों में, विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अधिकारियों के मन में एक भय समा गया था कि कांग्रेस फिर शासन में आ सकती है। ऐसा एहसास उनको इसलिए हो रहा था कि कांग्रेस एक बार सत्ता में आ चुकी थी। इसमें कुछ विरोधी तत्व भी तटस्थ हो गए थे, जैसे जमींदार और नौकरशाह। इससे ये बात तो कम से कम सुनिश्चित हो गई कि उनमें से बहुत से लोग न इस तरफ थे न उस तरफ। इस संदर्भ में विशालाक्षी मेनन के निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं। संयुक्त प्रांत के उदाहरण से ये साफ है कि कांग्रेस को लेकर मंत्रिमंडल काल में आम जनता में कोई मोहभंग की स्थिति नहीं पैदा हुई थी, बल्कि लोग अधिक ठोस तरीके से देखने की स्थिति में थे कि यदि स्वतंत्रता मिल गई तो भावी घटनाओं का रूप क्या होगा। भारतीय एकता की भावना में न तो कोई कमी आई थी, न प्रांतीयता की भावना को बढ़ावा मिला था, जैसा कि 1935 का अधिनियम बनाने वालों और उसमें प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान करने वालों ने उम्मीद की थी। भारत सरकार के सामने एक संयुक्त मोर्चा बनाने में मंत्रिमंडलों को कामयाबी मिली थी। गुटबाजी के बाद भी समग्र रूप में कांग्रेस संगठन अनुशासित बना रहा। विशेष रूप से शीर्ष की गुटबाजी को केंद्रीय नेतृत्व के सख्त रवैये की वजह से नियंत्रण में रखा जा सका था। जब इसका ढांचा चरमराने लगा, तब तक सत्ता से अलग होने की नौबत आ गई।
इस तरह सत्ता में आना स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक चरण साबित हुआ। जब अखिल भारतीय संकट की घड़ी आई और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने चाहा, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने एकदम त्यागपत्र दे दिया। अवसरवादी तत्व दल छोड़कर खिसकने लगे, जैसा कि कांग्रेस के महामंत्री ने उस समय कहा था। जिनके भी मन में शंका थी, मंत्रिमंडलों के इस्तीफे ने यह दिखा दिया कि कांग्रेस सत्ता और पद की भूखी नहीं थी, बल्कि वो भारतीय जन को विदेशी शासन के शिकंजे से मुक्त कराना चाहती थी। कांग्रेस ने अपने को वाम और दक्षिण धड़ों में बंटने से भी बचाया, गो कि इसको बढ़ावा देने में ब्रिटिश शासन 1934 में सक्रिय था। एक दूसरे की कड़ी आलोचना करने के बावजूद दोनों खेमे न केवल एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहे, बल्कि एक दूसरे के करीब आने की भी कोशिश उन्होंने की। ये बात त्रिपुरी संकट के समय दिखाई पड़ी थी। इन सब के बावजूद जनता के सभी तबकों को प्रभावित कर कांग्रेस ने फायदा ही उठाया। भारतीय समाज में कांग्रेस के विकास और राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व कायम होने की प्रक्रिया और आगे बढ़ी। यदि जन संघर्ष ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी राजनीतिक नेतृत्व की विचारधारा के एक तत्व को यह दिखाकर नष्ट न कर दिया होता कि ब्रिटिश शक्ति अभेद्य नहीं है, तो भारतीय लोगों के सत्ता और शासन में आने से ये मिथक भी खंडित न हुआ होता कि भारतीय लोगों में शासन की क्षमता नहीं है। इसी मिथक के सहारे ब्रिटिश लोगों ने भारतवासियों को गुलाम बना रखा था। अध्याय 26 कांग्रेस शासन के 28 माह समाप्त।